आज की कहानी हमारी थोड़ी हटके है। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा स्कूल जहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जो बोल या सुन नहीं सकते हैं। पर कहानी वहां पर मोड़ लेती है जब हमें पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों के साथ वहाँ के जो टीचर है वो गलत तरीके से इनको सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि ये एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर मूवी बनाई गई है, तो मूवी को एंड तक ज़रूर देखना। कहानी शुरू होती है कांग से, जो कि अपनी बेटी के साथ रहता है और इसकी वाइफ की काफ़ी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी है। डेथ क्या हुई है, उसने सुसाइड कर लिया था। कांग की दूसरी सिटी में एक स्कूल में नौकरी लगी है, वो भी न्यू। और ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जो बोल या सुन नहीं पाते हैं। कांग आज वहाँ जा रहा है, रास्ते में एक जानवर से टकरा जाता है और उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। उसी दौरान हम दूसरी तरफ देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो अभी अभी ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देता है। अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। अब कांग कार को लेकर ठीक करवाने जाता है, पर गैरेज का मालिक कहता है कि अभी टाइम लग जाएगा। कांग वहाँ पहुँचने में काफ़ी लेट हो रहा है क्योंकि आज उसके काम का पहला दिन है, तो उसे जल्दी जाना चाहिए था। और ये बिना कार को ठीक कराए ही ऐसे ही लेकर जाने लग जाता है। तभी पीछे से एक लड़की आकर इसके कार को ठोक देती है और इसकी कार अब बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, चलने की हालत में नहीं है। कांग इस लड़की से कहता है कि तुमने क्या किया। ये लड़की कहती है कि सॉरी, मेरी गलती है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी जहाँ जा रहे हो। और फिर ये दोनों कार में बैठ जाते हैं और यहाँ पर जान पहचान बनाते हैं। इस लड़की का नाम यूजिन है। कांग कार में यहाँ पर बताता है कि मैं एक टीचर हूँ जिसको साइन लैंग्वेज आती है। साइन लैंग्वेज उसे कहते हैं जो गूंगे या बहरे बच्चे यूज़ करते हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए या कोई सी भी बात को या कोई चीज़ को समझाने के लिए। स्कूल पहुँच कर यूजिन इसे अपना कार्ड भी देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मेरे को तुम कभी भी कार्ड पर कॉल करके बुला सकते हो। कांग अब स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलता है। यहाँ प्रिंसिपल कांग को स्कूल चीफ से बात करने को बोलते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और चीफ दोनों ट्विंस हैं और दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम है। यहाँ चीफ कांग से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी है तो तुम्हें स्कूल फंड के लिए 5 लाख वॉन देना होगा, क्योंकि यहाँ के सभी टीचर ऐसा करते हैं। कांग ये बात सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ इसे स्कूल वाले एक अपार्टमेंट भी देते हैं रहने के लिए। वहाँ जाकर कांग अपनी मॉम से पैसे के बारे में बात करता है। मॉम के पास भी इतने पैसे नहीं है। वो कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करती हूँ। अगले दिन कांग क्लास में जाता है और बच्चों को ड्राइंग बनाने का काम देता है क्योंकि कांग एक ड्राइंग का टीचर है। वहीं एक बच्ची है, इसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। कांग इसकी तारीफ करता है पर इस बच्ची पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो चुपचाप बैठी रहती है। वहीं हम देखते हैं एक सू नाम के लड़के को जो कि आज क्लास में लेट आया हुआ है। कांग उससे रीज़न पूछता है पर ये कुछ नहीं बोलता और अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ इन बच्चों की ऐसी हरकतें देख कांग एक टीचर से पूछता है कि इन लोगों को क्या हुआ है। टीचर बताता है कि सू का भाई अभी अभी थोड़े दिन पहले मर गया था, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और जो बच्चा हमने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड करते हुए देखा था वो सू का भाई था। अब रात होने के बाद कांग कंप्यूटर में यहाँ के बच्चों की फाइल्स देखता है। यहाँ उसे पता चलता है कि सू की मॉम किसी के साथ भाग गई थी और इसके फादर अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये वही कीरा नाम की लड़की की फाइल देखता है और ये वही लड़की है जिसकी अभी कांग ने थोड़ी देर पहले तारीफ की थी। इसकी फाइल से पता चलता है कि ये लड़की अनाथ है और इसका कोई नहीं इस दुनिया में। ऐसे ही ये और बच्चों की फाइलें भी चेक करता है और फिर यहाँ से घर जाने लगता है। तभी इसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कांग चेक करने जाता है तो पता चलता है गर्ल्स टॉयलेट में से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है किसी की। ये चेक करने जाता है पर गार्ड आके रोक देता है और कहता है कि गर्ल्स टॉयलेट में क्यों जा रहे हो। कांग कहता है कि कोई चिल्ला रहा है वहाँ पर। गार्ड कहता है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते वो ऐसे ही रात को अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। और यहाँ से गार्ड इसको जाने के लिए भी कह देता है। अगले दिन स्कूल में हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है जंग और ये प्रिंसिपल से यहाँ पर पैसे ले रहा है और जो सू का भाई था जिसकी अभी डेथ हुई थी उसकी बात को दबाने की बात कर रहा है प्रिंसिपल। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्कूल में कुछ लफड़ा चल रहा है क्योंकि पुलिस इस बात को दबाना चाहती है कि उस छोटे बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। वहीं पर कांग आ जाता है स्कूल फंड के पैसे देने के लिए जो कि उसकी मॉम ने भिजवा दिए हैं। यहाँ पैसे देकर वो स्टाफ रूम में जाता है। वहाँ एक टीचर सू को बहुत बेरहमी से मार रहा है। कांग उससे रीज़न पूछता है इसको मारने का। टीचर बताता है कि ये रात को 2 लड़कियों के साथ बाहर गया था।
अब कांग यहाँ से बाहर जाने लगता है, तभी वो एक यूरी नाम की लड़की को विंडो पर बैठा हुआ देखता है। इसको लगता है कि वो छत से कूदने वाली है। कांग जल्दी से भागकर उसको बचाने जाता है और यहाँ ये लड़की डर जाती है क्योंकि कांग ने उसको टच किया, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर ये कांग उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही थी। ये लड़की जिसका नाम यूरी है, ये कांग को एक रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर कपड़ों की धुलाई होती है। इस रूम में कांग देखता है कि एक लेडी कीरा नाम की लड़की को वॉशिंग मशीन में डुबा डुबा कर मार रही है, और ये वही कीरा लड़की है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखी थी, जिसकी कांग ने काफ़ी तारीफ की थी क्लास में। इस लेडी का नाम यून है और ये इसी स्कूल की स्टाफ है, और ये कहती है कांग से कि मैं इन बच्चों को ऐसे ही ठीक करती हूँ। कांग कहता है कि ये कौन सा तरीका है ठीक करने का, अगर मैंने तुम्हें आगे ऐसा करते हुए देखा तो मैं ये पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा जाकर। फिर कांग कीरा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। कीरा बेहोश है। यहाँ कांग यूजिन को भी बुला लेता है। यूजिन कीरा के पेरेंट्स को बुलाने को कहती है, पर कांग कहता है कि इसका कोई नहीं इस दुनिया में। कांग इस बारे में प्रिंसिपल को बताता है। प्रिंसिपल कहता है कि वो लेडी कीरा से माफ़ी मांगेगी। अगली क्लास में कांग सब बच्चों को एक दूसरी पेंटिंग बनाने का काम देता है, बट यूरी अकेली है क्योंकि इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। कीरा भी अब हॉस्पिटल में चली गई है, इसलिए कांग इसके साथ ड्राइंग बनाता है और ये देख यूरी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हॉस्पिटल से यूजिन की कॉल आती है कि जल्दी मुझसे मिलने आओ। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यूजिन बताती है कि कीरा के साथ यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हुई हैं स्कूल में, और ये सब प्रिंसिपल ने किया है। ये बात सुनकर कांग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। यूजिन इसे एक पेपर दिखाती है जिस पे कीरा ने रात भर में बहुत कुछ लिख दिया है। उस कागज़ पर कीरा ने चीफ का नाम भी लिखा है कि वो भी सेक्सुअल अब्यूज़ करता है उसको, और बाकी बच्चों के साथ भी ये सब लोग ऐसा ही करते हैं। और पुलिस भी इन बच्चों की बात नहीं सुनती क्योंकि पुलिस वाले भी इसको मारकर भगा देते हैं अगर ये लोग उसके पास जाते हैं तो। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अभी देखा था कि पुलिस वाला कैसे प्रिंसिपल से घूस ले रहा था, तो वो इन्हीं सब कामों के लिए ले रहा होगा। अब इतना कुछ पता चलने के बाद कांग जल्दी से हॉस्पिटल भागता है क्योंकि उसको याद आता है कि उसने प्रिंसिपल को ये बता दिया था कि उसने हॉस्पिटल में एडमिट कराया छोटी वाली लड़की को, और यहाँ पर चीफ और यून भी आ गए हैं और वो टीचर भी इनके साथ है। और यहाँ से सीन कट हो जाता है। कांग जब हॉस्पिटल में आता है तो वो देखता है कि कीरा इसको यहाँ पर नहीं मिलती है, और फिर ये ढूंढने के लिए जाता है, पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कीरा वहीं अलमारी में छुप गई थी और उन लोगों के हाथ नहीं आई है। ये दोनों कीरा को यहाँ से लेकर ह्यूमन राइट के ऑफिस में जाते हैं। कीरा यहाँ सबको बताती है कि थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और यूरी खेल रहे थे। यूरी वॉशरूम यूज़ करने चली गई पर वापस नहीं आई। काफ़ी देर होने के बाद भी जब वो नहीं आई तो मैं उसे ढूंढने के लिए गई। मुझे वहाँ पर प्रिंसिपल सर मिले। प्रिंसिपल ने मुझे अंदर बुलाया। जब मैं नहीं गई तो वो ज़बरदस्ती मुझे अंदर खींच कर ले गए और गंदी वीडियोस दिखाई और मेरे साथ गंदा काम करने की कोशिश की। मैं वहाँ से डर के भागी और वो मेरे पीछे आए और मुझे बाथरूम में पकड़ लिया और मारा और गंदा काम किया। फिर कांग को याद आता है कि कुछ रात पहले चिल्लाने की आवाज़ आई थी बाथरूम में से, और वो समझ जाता है कि वो कौन था। यहीं यूरी भी बैठी हुई है। अब यूरी भी इन्हें कुछ बताती है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, ये वहीं बैठी कीरा का वेट कर रही थी। कीरा नहीं आई तो वहाँ पर आया प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ने इसको चॉकलेट का लालच देकर रूम में ले गया और इसके साथ कुछ गंदा काम करा। वहीं अब कीरा जब वहाँ पर आती है तो उसको यूरी नहीं मिलती। वो हल्की सी आवाज़ का पीछा करते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और वहाँ पर रूम में जाकर देखती है तो प्रिंसिपल वहाँ पर यूरी के साथ कुछ कर रहा था, और यह डर के वहाँ से भाग जाती है। अब प्रिंसिपल फिर यूरी को धमकी भी देता है कि अगर किसी को ये बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। अब हम देखते हैं कांग को अपने अपार्टमेंट में। यही इसकी मॉम इसकी बेटी को लेकर आ गई है क्योंकि अब इनके पास रहने को घर नहीं है, क्योंकि जो पहले वाला घर था उसको बेच बाच के जो पैसे बने थे वो इसकी मॉम ने कांग को दे दिए, और कांग ने वो पैसे स्कूल में दे दिए। इसकी मॉम चाहती है कि कांग की बस एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। यहाँ मॉम प्रिंसिपल की काफ़ी तारीफ भी करती हैं, पर कांग कहता है कि चुप हो जा, क्योंकि उसकी मॉम को नहीं पता है कि प्रिंसिपल असल में कैसा इंसान है। अमेजिंग एजुकेशन ऑफिस गई हुई है स्कूल की कंप्लेंट करवाने के लिए, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते। इनका कहना है कि जितना कुछ भी जो हुआ है वो क्लास के दौरान नहीं हुआ, क्लास के बाद हुआ है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ से गुस्से में निकलने के बाद मीजिन पुलिस स्टेशन जाती है, पर यहाँ पर पुलिस वाला भी कंप्लेंट लेने से साफ मना कर देता है। इस कहता है कि प्रिंसिपल बहुत नेक आदमी है और ये बोलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसको स्कूल से पैसे जो मिलते हैं। अब यूजिन के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो निराश होकर बाहर निकल जाती है और इससे पता चलता है कि इनका केस एक लोकल टीवी न्यूज़ चैनल वाले कवर करने के लिए तैयार हो गए हैं।
वही हम देखते हैं सू को टीचर फिर मार रहा है और पूछ रहा है कि यूरी और कीरा कहाँ गई है। यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यूरी और कीरा दोनों इस टाइम ह्यूमन राइट के ऑफिस में है और टीचर स्कूल और सबसे छुपी हुई है, जिसको कि कांग ने छुपा कर रखा है। पर सू को इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो नहीं बता पाता। अब सू को टीचर मार मार के अधमरा कर देता है और प्रिंसिपल कहता है कि इसको अब यहाँ मत मारो, बाहर ले जाके मारो। वहीं पर बाहर कांग आ जाता है, उसके हाथ में फ्लावर पोट है। सू की ऐसी हालत देख इससे रहा नहीं जाता और वो गमला उस टीचर के सर पे मारता है और सू को वहां से लेकर चला जाता है। यहाँ ह्यूमन राइट ऑफिस में आकर इसे सब पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सू बताता है कि स्कूल की छुट्टी के बाद टीचर इसको और इसके छोटे वाले भाई को अपने साथ घर लेकर जाता था और इसके साथ गलत काम करता था और ये न्यूज़ टीवी पर टेलीकास्ट हो जाती है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर कैमरा लगा के रखा था। अब पुलिस आकर प्रिंसिपल, चीफ और टीचर तीनों को उठा कर ले जाती है। अब सीन आ जाता है सीधा कोर्ट में। यहाँ प्रिंसिपल खुद को बेगुनाह बताता है। वहीं स्कूल में गार्ड कहता है कि मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा आज तक कुछ गलत काम नहीं हुआ है। यहाँ कांग का वकील कहता है कि तुम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ से तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के तुम्हें निकाला गया था और यहाँ पर तुम्हें बहुत आसानी से नौकरी मिल गई थी। और यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि ये गार्ड झूठ बोल रहा है। अब उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने यूरी और कीरा का चेकअप किया था और ये झूठ बोलती है कि दोनों लड़कियों की बॉडी में बिल्कुल भी अंदर डैमेज कुछ नहीं हुआ है और ये बात साफ झूठ है। पर कांग का वकील जो है वो एक पेपर रखता है जज के सामने जिसके अंदर रिपोर्ट है कि लड़कियों की बॉडी अंदर से डैमेज हुई पड़ी है और ये रिपोर्ट इसी डॉक्टर ने बनाया है जो अभी झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि ये डॉक्टर भी झूठ बोल रही है। अब कोर्ट का दिन खत्म होता है। कांग और यूजिन तीनों बच्चों को लेकर बीच पर जाते हैं। यहाँ कीरा कांग से अपने पुराने दिनों को बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ आया करती थी और मुझे जब सुनाई भी देता था मैं लहरों की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होती थी, पर अब मैं सुन नहीं सकती। अब देखते ही देखते दिन ढल जाता है और फिर ये लोग घर की तरफ जाने लग जाते हैं। घर जाते हुए यूरी कांग से कहती है कि काश आप मेरे फादर होते तो कितना अच्छा होता। अगले दिन कोर्ट में यूरी से सवाल किया जाता है कि यहाँ पर यूरी बताती है कि उसके साथ तब से हो रहा है जब वो 3rd क्लास में पढ़ा करती थी। प्रिंसिपल हमेशा उसे चॉकलेट का लालच देकर ऑफिस में ले जाता था और जब ये वहाँ से भागने की कोशिश करती थी तो ये उसको टेबल पर बांध दिया करता था। अब कोर्ट खत्म होता है। शाम को यूजिन का दोस्त बताता है कि प्रिंसिपल का जो वकील है वो यूरी के पेरेंट्स को पैसे देकर उनको अपनी साइड करके केस को वापस लेने की बात कर रहा है और कह रहा है कि कोर्ट में जाकर झूठा बयान दो। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं यूरी के जो पेरेंट्स है वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, मतलब उनका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता है और काफ़ी गरीब भी है। तो वो हो सकता है कि पैसे के लालच में आकर अपना केस वापस ले भी ले। तभी वहाँ पर कांग को किम की कॉल आती है और यहाँ मैं बता दूं कि किम वही आदमी है जिसने कांग की इस स्कूल में नौकरी लगवाई थी। अब किम कांग को बुलाता है। जब कांग किम के पास पहुंचता है तो वहां पर प्रिंसिपल का वकील बैठा हुआ होता है। प्रिंसिपल का वकील और ये किम दोनों मिलकर कांग से कहते हैं कि जो पैसे हमने तुमसे शुरू में लिए थे वो हम तुम्हें वापस कर देंगे और ऊपर से और पैसे देंगे और अच्छी जगह नौकरी भी लगवा देंगे, बस तुम ये अपना जो केस है उसको वापस ले लो। पर कांग वहाँ से मना करके चुपचाप चला जाता है क्योंकि उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको बस जो बच्चे हैं वो उनको न्याय दिलाना चाहता है। अब अगले दिन कोर्ट में कीरा से सवाल किया जाता है। प्रिंसिपल का वकील कीरा से कहता है तुम्हारे साथ गलत कौन करता था, पहचानो इनमें से कौन है। और वहाँ पर वो प्रिंसिपल और चीफ दोनों को बैठा देता है और जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों ट्विन है तो इन दोनों का जो फेस है वो सेम है। कीरा फिर भी प्रिंसिपल को पहचान लेती है। सब पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, तो कीरा बताती है कि जब मैंने साइन लैंग्वेज का यूज किया तो प्रिंसिपल का जो फेस का एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया, पर चीफ के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसिपल को साइन लैंग्वेज आती है। और कीरा ने इसको इशारे में ये बताया है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या मार दूंगी, क्योंकि प्रिंसिपल भी इसको इसी तरह से साइन लैंग्वेज में बताया करता था कि मैं तुझे मार दूंगा जब वो इसके साथ गलत काम करता था, इसलिए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब वकील अपना दूसरा सवाल रखता है और कहता है कि तुम उस दिन प्रिंसिपल के रूम तक कैसे पहुंची थी, तुमने बताया था कि तुम आवाज़ का पीछा करके पहुंची थी, पर तुम्हें आवाज़ कैसे सुनाई दी क्योंकि तुम तो सुन नहीं सकती हो। कीरा कहती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। फिर ये लोग कीरा का वहीं अदालत में ही टेस्ट करने लग जाते हैं। पीछे म्यूजिक प्ले किया जाता है, कीरा अपना हाथ उठाती है और इस चीज़ में ये पास हो जाती है और आज का कोर्ट का दिन भी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। वहीं यूजिन सू की दादी से मिलने जाती है और यहाँ पहले से ही यून आई हुई है जिसे सू की दादी को पैसे देकर मामला निपटा दिया है। मतलब सू का केस अब कोर्ट में नहीं लड़ा जाएगा, उसको उसकी दादी ने ख़त्म कर दिया है वापस लेकर। ये बात जब सू को पता चलती है तो वो बहुत रोता है।
क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से इसके भाई की डेथ हो गई और इन दोनों भाइयों को इतना सहना पड़ा था। उसी रात कीरा कांग के पास आकर उसे बताती है कि जब प्रिंसिपल उसे अपने रूम में ले गया था तो उसने टीवी पर एक गंदी वीडियो चला के रखी थी जिसमें प्रिंसिपल यूरी के साथ गलत कर रहा था। यूजिन और कांग भागकर ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर कैसेट ढूंढते हैं। कैसेट मिलने के बाद ये लोग उसको प्ले करते हैं जिसमें साफ साफ दिख जाता है कि प्रिंसिपल यूरी के साथ गलत काम कर रहा है। ये कैसेट वकील को दिखाते हैं ये लोग। वकील कहता है कि मैं ये जज को ले जाकर अकेले में दिखाऊंगा क्योंकि कोर्ट में ऐसी वीडियो हम नहीं चला सकते हैं। अब कोर्ट का लास्ट दिन है आज। जज साहब फैसला सुनाते हैं जिसमें प्रिंसिपल, चीफ और टीचर तीनों को 6 से 8 महीने जेल में रखा जाएगा और 1-2 साल के लिए पुलिस की नज़रों के सामने रहना होगा। मतलब इन लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया है और इन लोगों को सज़ा कितनी मिली? 6 से 8 महीने की बस। और ये चीज़ सुनकर प्रिंसिपल, टीचर और बाकी सारे जितने भी इनके टीम के मेंबर है सारे बहुत ज़्यादा खुश होकर जश्न मनाने लग जाते हैं। और वहीं पर बच्चे बहुत देर से रोने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको न्याय नहीं मिला है। अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा है, इनको इतनी कम सज़ा क्यों मिली है मैं बताता हूँ। क्योंकि प्रिंसिपल ने जज और कांग के वकील दोनों को पैसे दे दिए और इन लोगों ने यहाँ पर धोखा कर दिया है कांग के साथ। अब जेल जाने से पहले प्रिंसिपल की टीम पार्टी करती है। कितने हरामी लोग हैं ये। और अब कांग अपनी सिटी सियोल वापस जा रहा है। मीजिन उसे गुड बाय करने जाती है और जब अपने घर वापस लौटती है तो कीरा उसे बताती है कि सू टीचर के घर गया है उसको जान से मारने के लिए। ये बात जल्दी से कांग को बताती है। कांग अपनी गाड़ी मोड़कर वापस आने लगता है और वही हम देखते हैं टीचर पार्टी करके घर आ रहा है। सू उसको पकड़ लेता है। टीचर फिर से सू को बहुत मारता है। यहाँ दोनों की लड़ाई होती है और ये दोनों रेल की पटरी पर पहुंच जाते हैं। वही कांग आ जाता है और कांग के साथ साथ एक ट्रेन भी आ जाती है और ये दोनों कांग की नज़रों के सामने पटरी पर कट के मर जाते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद यूजिन और ह्यूमन राइट वाले कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, पर यहाँ इनकी कोई भी नहीं सुनता है। और ना सुनने के बाद ये लोगों को फिर क्या करना होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और ऐसे देखते देखते 1 साल बीत जाता है। कांग अब सियोल में शिफ्ट हो गया है। यूजिन एक दिन उसे मैसेज करके बताती है कि अब दोनों लड़कियां ठीक है और ह्यूमन राइट ऑफिस में ही रहती है। यूजिन ने दोबारा केस की अपील भी डाली थी पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर एंड में हम देखते हैं कांग को जो एक पोस्ट देखकर खड़ा है वहीं पर चुपचाप और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ऐसा सच में हुआ था 2000 में, जहाँ कुछ स्कूल के टीचर बच्चों को गलत तरीके से यूज़ किया करते थे और ये स्टोरी उसको लेकर ही बनाई गई है। तो मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया, उसके लिए उनको फांसी देनी चाहिए थी, पर 2, 4, 5, 10 महीने की सज़ा देकर उन लोगों को छोड़ दिया। तो ये काफ़ी अजीब बात है। और पहले के टाइम पर लोग पैसों में बिक जाया करते थे, वैसा तो आज भी है, बट हम क्या ही कर सकते हैं। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।